मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के तहत एक नए टॉपिक पर वीडियो से आपको जानकारी दे रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक्सचेंज कंट्रोल अर्थात विनिमय नियंत्रण। यह एमए फाइनल के इंटरनेशनल के विद्यार्थियों के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बीए सेकेंड ईयर में जो विद्यार्थी है उनके भी यह कोर्स में विनिमय नियंत्रण का चैप्टर है। तो विद्यार्थियों, आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझें कि विनिमय नियंत्रण किसे कहा जाता है, विनिमय नियंत्रण क्यों ज़रूरी है, विनिमय नियंत्रण और विनिमय प्रबंधन में क्या अंतर है, विनिमय नियंत्रण के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको यह भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि विनिमय नियंत्रण की विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सचेंज रे कंट्रोल, फिर विनिमय नियंत्रण की कार्यप्रणाली क्या है, आंशिक विनिमय नियंत्रण में और पूर्ण विनिमय नियंत्रण से क्या अभिप्राय है। इस प्रकार विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य क्या है, यह सभी आज के वीडियो में आपको जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें कि एक्सचेंज कंट्रोल किसी भी देश के लिए क्यों ज़रूरी है, कब किया जाता है। विद्यार्थियों, विनिमय नियंत्रण के अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है। यानी विदेशी विनिमय बाजार से अभिप्राय यह है कि विदेशी मुद्रा से संबंधित जितना भी बाजार है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। और प्रायः जो विनिमय की दर तय होती है मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। जब कभी देश के अनुकूल नहीं रहती है विनिमय दर, तो उसे नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है और सरकार के द्वारा निर्दिष्ट विनिमय दर को बनाए रखने हेतु विदेशी विनिमय की बिक्री एवं खरीद की जाती है। सरकार द्वारा विदेशी विनिमय की बिक्री पर व खरीद पर जो व्यवस्था की जाती है उसे विनिमय प्रबंधन कहा जाता है। और इसके विपरीत विनिमय नियंत्रण के संबंध में सरकार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है। यानी जब कभी सरकार है जो विदेशी विनिमय की बिक्री या खरीद की व्यवस्था करती है तो वह कहलाता है विनिमय प्रबंधन। उसे हम क्या कहते हैं? विनिमय प्रबंधन। और जब सरकार विनिमय नियंत्रण को अपने यानी सरकार प्रतिबंधों के द्वारा, हस्तक्षेप के द्वारा विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है तो उसे हम एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। अब विनिमय नियंत्रण की परिभाषा के अंतर्गत क्या लिया जाता है? विद्यार्थियों, जब किसी देश के नागरिक को किसी भी मात्रा में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता है तो ऐसी व्यवस्था को स्वतंत्र या अनियंत्रित विदेशी विनिमय की व्यवस्था कहते हैं। लेकिन जब किसी देश की सरकार विदेशी विनिमय बाजार को नियंत्रित करके विनिमय दर को प्रभावित करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्राओं के क्रय विक्रय एवं वितरण में हस्तक्षेप करती है तो ऐसी स्थिति को विनिमय नियंत्रण कहा जाता है। आप ध्यान से सुनने का प्रयास करें कि विनिमय नियंत्रण में क्या होता है कि किसी भी देश की सरकार विदेशी विनिमय बाजार को नियंत्रित करके विनिमय दर को प्रभावित करने के उद्देश्य से, सरकार का उद्देश्य यहाँ क्या होता है? विनिमय दर को प्रभावित करना। और इस उद्देश्य के लिए सरकार क्या करती है? विदेशी मुद्राओं के क्रय विक्रय और वितरण में हस्तक्षेप करती है और इसी व्यवस्था को, सरकार के इसी कार्य प्रणाली को विनिमय नियंत्रण कहा जाता है। इसके संबंध में हैबलर ने कहा है कि विनिमय नियंत्रण वह राजकीय नीति है। हैबलर की परिभाषा क्या है कि एक्सचेंज कंट्रोल वह राजकीय नीति है जिसके द्वारा विदेशी विनिमय बाजार से आर्थिक शक्तियाँ मांग और पूर्ति के स्वतंत्र आचरण को निष्कासित कर दिया जाता है। जो मांग और पूर्ति के द्वारा आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक शक्तियाँ इस प्रकार से कार्य करती है जिससे विनिमय दर निर्धारित होती है, तो एक ऐसी राज्य की नीति जिसके तहत विनिमय नियंत्रण या विनिमय दर को परिवर्तित करने का या उसको अनुकूल करने का प्रयास या सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, हैबलर ने कहा यही हस्तक्षेप विनिमय नियंत्रण कहलाता है। फिर विनिमय नियंत्रण की विशेषता क्या क्या है, किन किन स्थितियों में हम विनिमय नियंत्रण को नाम दे सकते हैं?
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल। नंबर 1, एक्सचेंज कंट्रोल द्वारा समस्त विदेशी विनिमय व्यवहारों का केंद्रीकरण हो जाता है और उसका संचालन केंद्र बैंक द्वारा किया जाता है। तो इसकी विशेषता के अंतर्गत क्या मान सकते हैं? नंबर 1, एक्सचेंज कंट्रोल द्वारा समस्त विदेशी विनिमय व्यवहार यानी विदेशी मुद्रा के संबंधित व्यवहारों का केंद्रीकरण हो जाता है और उनका संचालन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। दूसरी बात यह है कि देश के निर्यातकर्ता जितनी भी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं वह पूरी की पूरी सेंट्रल बैंक को दे दी जाती है। सेंट्रल बैंक उस विदेशी मुद्रा के बदले निर्यातकर्ताओं को स्वदेशी मुद्रा का भुगतान कर देता है। तीसरी चीज़ इसकी विशेषता यह है कि देश के आयातकर्ताओं को विदेशी निर्यातकर्ताओं के माल का भुगतान करने के लिए आयातकर्ताओं को विदेशों से निर्यातकर्ताओं ने जो माल दिया है उनका भुगतान करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वह स्वदेशी मुद्रा जमा कराने पर विदेशी मुद्रा देता है। फिर इसकी विशेषता में ये देखा जाता है चौथी कि विदेशी मुद्रा के दुर्लभ होने पर केवल अत्यावश्यक वस्तुओं के आयात के लिए ही केंद्रीय बैंक है वह विदेशी मुद्रा देने का प्रयास करता है। पांचवी विशेषता में एक्सचेंज कंट्रोल के फलस्वरूप देश के आयात स्वतः ही सीमित हो जाते हैं और व्यापार जो है वह संतुलन अनुकूल किया जाता है, यानी देश का जो है आयात है वह नियंत्रित होता है। इसकी अगली विशेषता के अंतर्गत यह है कि एक्सचेंज कंट्रोल द्वारा संपूर्ण विदेशी विनिमय व्यवसाय पर सरकार का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार 5-6 बातें जो बताई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विनिमय नियंत्रण की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम अगला बिंदु लेते हैं जो यह है कि विनिमय नियंत्रण की कार्य प्रणाली क्या होती है। साधारणतः विनिमय नियंत्रण की सीमा भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता पर निर्भर करती है। जो ये एक्सचेंज कंट्रोल किया जाता है इनको जनरल भाषा में ये कहें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रतिकूलता की स्थिति पर यह निर्भर करता है। यदि भुगतान संतुलन जितना अधिक प्रतिकूल होगा उतना ही अधिक अंकुश लगाए या उतना ही अधिक नियंत्रण करके विदेशी विनिमय को के बाज़ार में लगाया जाता है, अंकुश या नियंत्रण लगाया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय बड़े बड़े देशों ने विदेशी विनिमय बाज़ारों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया था क्योंकि युद्ध काल में उनको विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं में अधिक वृद्धि हो गई थी, परंतु विदेशी विनिमय के कोष पर इनकी प्राप्तियों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी और महायुद्ध काल में लागू किए गए नियंत्रण सन 1926 तक जारी रहे। इसी प्रकार विश्वव्यापी मंदी और सन 1931 के संकट काल में भी एक्सचेंज कंट्रोल की अनेक विधियां अपनाई गई। कब? 1929 में जो विश्वव्यापी मंदी थी 29-30 में और 31 में जो संकट काल में विनिमय नियंत्रण की अनेक विधियां अपनाई गई। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939-44 में और अधिक व्यापक इन्हें बना दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात अनेक देशों की भुगतान संतुलन की स्थिति और भी विकट हो गई थी जिसके परिणाम स्वरूप एक्सचेंज कंट्रोल की विधियों को जारी रखा गया। अब विद्यार्थियों हम अगला जो बिंदु है आपकी जानकारी के लिए पूर्ण और आंशिक विनिमय नियंत्रण क्या होता है कि विदेशी विनिमय नियंत्रण का या तो पूर्ण रूप से किया जाता है अथवा आंशिक रूप से किया जाता है। पूर्ण एक्सचेंज यानी पूर्ण विनिमय नियंत्रण की स्थिति में विदेशी विनिमय बाजार पर सरकार का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यदि पूर्ण नियंत्रण करेंगे तो विदेशी विनिमय बाजार पर सरकार का है वह पूरा का पूरा नियंत्रण हो जाता है और पूरा नियंत्रण हो जाता है तथा पूर्ण विनिमय नियंत्रण की स्थिति में विदेशी विनिमय बाजार में निर्यात और अन्य किसी स्रोतों द्वारा अर्जित विदेशी विनिमय को विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिकारी अथवा सरकार को दे दिया जाता है। फलतः अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का संकेंद्रण सरकार के हाथों में आ जाता है। जबकि हम देखते हैं आंशिक या पार्शियल एक्सचेंज कंट्रोल के अंतर्गत इसमें जब BOP का दबाव बहुत अधिक नहीं होता है तो पूर्ण विनिमय नियंत्रण अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती है और विनिमय नियंत्रण साधारण पूंजी निर्यात तक ही सीमित रहता है। विदेशी विनिमय के आवेदनों को साधारण जांच के बाद स्वीकृत कर दिया जाता है। अब हम देखना चाहते हैं
कि विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, जब कभी किसी भी देश के विनिमय दर इस प्रकार से निर्धारित होती है जिससे देश की पूंजीगत खातों में या भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है वह विनिमय नियंत्रण करती है। और विनिमय नियंत्रण करने के पीछे जो मोटे मोटे जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि पूंजी के बहिर्गमन पर रोक लगाना। यदि राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक कारणों से देश के बाहर पूंजी के विनियोग की छूट दी जाए तो संभव है कि शीघ्र ही देश के स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय के कोष समाप्त हो जाएंगे। यदि पूंजी का बहिर्गमन होगा तो विदेशी विनिमय कोष है वो खाली हो जाएगा और देश में पूंजी के बहिर्गमन पर रोक लगाने हेतु अपनाए गए परोक्ष उपाय बहुधा प्रभावशाली सिद्ध नहीं होते हैं। अतः प्रत्यक्ष नियंत्रण लगाकर पूंजी के बहिर्गमन को रोका जाता है। दूसरा उद्देश्य यह है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करना। यदि बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, प्रतिकूल हो गया है तो एक्सचेंज कंट्रोल के उद्देश्य यह है कि उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक संदर्भ में एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में विनिमय नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य सीमित विदेशी विनिमय कोषों को केवल उन वस्तुओं के आयात हेतु प्रयुक्त करना जो देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। इसके अलावा इसकी विशेष उद्देश्य भी है कि देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। एक्सचेंज कंट्रोल के द्वारा देश को उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाकर संरक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे उद्योग पनप सकें। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्ट यह है कि विनिमय दरों में स्थिरता लाना। कुछ देशों में अपनी और अन्य देशों की मुद्राओं के बीच संबंधों को निश्चित स्तर पर बनाए रखने हेतु विनिमय दर को स्थिर रखने हेतु एक्सचेंज कंट्रोल का आश्रय लिया जाता है ताकि जो है वह विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव रोक सकें। इसी प्रकार विदेशी विनिमय के भुगतानों को रोकना, मुद्रा का अधिमूल्यन करना, ऋणी देशों के भुगतान लेने हेतु अथवा आर्थिक नियोजन के लिए या एक स्वतंत्र नीति अपनाने हेतु आदि अनेक ऐसे उद्देश्य हैं जिसके लिए सरकार को विदेशी विनिमय बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपको ये विनिमय नियंत्रण संबंधी अर्थ, परिभाषा और फिर इसके लिए उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, यह बताने का प्रयास किया। आगे हम विनिमय नियंत्रण की विधियों को आपको एक नई वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इससे संबंधित कोई समस्या हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, हम वापस समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसे देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।